हेलो दोस्तों, लवी दोस्तों आ चुके हैं। आज हम आपके CW ट्यूशन क्लासेस से जो कि आज हम 15 को इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आए हैं। जो क्लास 10th के MCQ सेट 2024 का पहला सेट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम जो बोर्ड आपके जो पास में आ चुका है, उसके लिए हम 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ताकि आपका जो MCQ हो ना फंसे और MCQ आप गलत ना कर सकें। इसके लिए अपने अंदाज में हम लेकर आए हैं 15 MCQ जो 2024 के एग्जामों में पूछा गया है। तो वो MCQ जो है, हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए आप जल्दी से जाइए और CW ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास ऐसे इन्फॉर्मेशन आए और आप भी टॉप करें यूपी बोर्ड 2026 में। तो हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है पूछा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। जो इसमें ध्यान देना है आप लोगों का, यहाँ पर पूछ दिएगा नहीं है। आप लोग जानेंगे कि शुक्ल युग के लेखक हैं, तो आप कोई भी मार देंगे, गलत कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। कोई भी कार्य कीजिए, धैर्य से कीजिए, और इसको आप करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, तथा आप ध्यान दीजिए और कि है तो क्या है, नहीं भी दिया है तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। तो दोस्तों, इसीलिए मतलब भाई बहनों, आप ऐसा मतलब क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ज़्यादातर अगर आप ज़्यादा घबराइए मत कि यार क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड आ गया, नहीं। आप पढ़े हैं वो याद कीजिए अपने माइंड को। जिस टाइम पे आप बैठे एग्जाम हॉल में बैठे, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। जैसे पूछ दिया कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो शुक्ल युग के लेखक नहीं है, आप पढ़ेंगे कि शुक्ल युग के लेखक है, तो आप मार देंगे किसी में से, इनमें से किसी को। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो इसमें पूछ दिया है तो शुक्ल युग के लेखक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो भारतेंदु युग जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जो शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी को टिक कर आना है अच्छे से। यही लास्ट चल ही रहा है, लास्ट ये है। लास्ट जितना आप MCQ तैयार कर ले, जितना पढ़ लें, यही है। इसके बाद से आपका टाइम ही कहाँ पर है। आप जितना वन शॉट MCQ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ लोग 20 क्वेश्चन यानी जो 20 नंबर का आता है MCQ, इसी में करते हैं। तो हम अंदाज आशा करते हैं कि आप लोग ये गलतियाँ न करें। इससे पहले आप पहले ही CW ट्यूशन क्लासेस में जुड़ जाइए। तो शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यदि पूछ दिया होता है कि शुक्ल युग के लेखक हैं, तो याद कीजिए अभी शुक्ल युग के लेखक है, पूछ दिया होता तो इनमें से किसी को मरते। शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है क्या है, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। पूस की रात कहानी के लेखक हैं। जो पूस है, पूस की रात, क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए, उसके बाद से आंसर दीजिए। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद से ऑप्शन पर ध्यान दीजिए कि ऑप्शन है तो कौन सा है। कभी कभी सेम ऑप्शन भी दे देते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, सॉरी बी सही होगा, प्रेमचंद्र। पूस की रात प्रेमचंद। ट्रिक से याद कीजिए, प से प्रेमचंद्र, प से पूस। तो पूछ देगा कि पूछ की रात किस लेखक ने, मतलब किसकी कहानी है, किस लेखक की कहानी है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ट्रिक से याद कर लीजिए, यहाँ पर ट्रिक से भी आपको बताया जाएगा। तो पूछ की रात, पूछ से प से प्रेमचंद्र और प से पूछ, तो ट्रिक से याद हो गया। और उसके बाद से अगला क्वेश्चन जो है क्या दिया होगा, सिंदूर की होली। जो सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है। तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा होगा। तो माइंड सेट लगा कर और अच्छे से पढ़िए। तो जो सिंदूर की होली है, इसके के नाटककार जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण सिंह। जो लक्ष्मी जी रानी, मान लीजिए लक्ष्मी बाई थी, तो वो कितने मतलब ज़्यादा वो खून करती थी। जो अपनी रानी लक्ष्मीबाई थी, कितना वो लड़ाई लड़ती थी। इसीलिए ट्रिक से याद कीजिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, जो सिंदूर की होली है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। तो इसका आंसर होगा सी, जो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, इनका आंसर सी सही हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी को याद कर लीजिएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्या है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक कौन है। रूस में जो 25 मास यात्रावृत्त के लेखक कौन है, तो इसको ट्रिक से याद कीजिए कि जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, राहुल संस्कृत्यायन। जो राहुल संस्कृत्यायन है, वो रूस के 25 मास यात्रावृत्त के लेखक है। तो ट्रिक से याद कीजिए, राहुल संस्कृत्यायन या ये जो लास्ट में आ रहा है यायन, यायन मतलब यात्रा, राहुल संस्कृत्यायन यात्रा, यानी रूस में 25 मास के यात्रावृत्त के लेखक जो है राहुल संस्कृत्यायन है। जैसे वृत्त जो है, वृत्त जो दिखाई दे रहा है, इस वृत्त में जो ये री का मंत्र है, इसमें संस्कृत्यायन में भी, कृत्यायन में भी ये री का मंत्र है। तो इसके ट्रिक से भी इसे भी याद कर सकते हैं कि जो रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक जो है राहुल संस्कृत्यायन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ आता होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, ये को क्या दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि माटी हो गई सिंदूर संस्मरण के लेखक कौन है। जो माटी हो गई सिंदूर संस्मरण के लेखक कौन है, तो इसका आंसर ए कन्हैया मिश्र जी होंगे। कन्हैया मिश्र जी को प्रभाकर के नाम से भी जाना जाता है। जो कन्हैया मिश्र जी है, इनको प्रभाकर के नाम से भी जाना जाता है। तो कन्हैया मिश्र जी को प्रभाकर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप भी याद कर लीजिएगा कि जो पूछा है माटी हो गई सोना, यानी माटी को सोना माना गया। हमेशा से लोग कहते हैं कि धरती माता सोने के समान है। यदि मिट्टी रहेगा ही नहीं, मिट्टी रहेगा ही नहीं, तो अन्न उपजेगा कहाँ से। इसीलिए जो माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक जो हैं कन्हैया लाल मिश्र जी प्रभाकर हैं।
तो इसका ट्रिक से याद कर लीजिए कि जो कान्हा जी थे, जो श्री कृष्ण जी यानी श्री कृष्ण जी को कान्हा जी कहते थे लोग। छोटे पर उनकी माता जी उनके या गाँव के अड़ोस पड़ोस के लोग उन्हें कृष्ण जी को कान्हा जी कहते थे। तो मान लीजिए कन्हैया लाल मिश्र जी को कान्हा समझिए, तो कान्हा जी हमेशा कहाँ खेलते थे? वो मिट्टी में ही न खेलते थे, माटी पर ही मिट्टी में ही खेलते थे और अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, अपनी मिट्टी में ही खेलते थे। तो इससे ट्रिक से याद कर लीजिए कि माटी हो गई सोना, यानी माटी सोना हो गई है, उसके लेखक का नाम क्या है या संस्मरण के लेखक कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्र जी। उसके बाद अगले क्वेश्चन 5 नंबर तक आशा करता हूँ कि आप लोग ट्रिक से याद कर लिए होंगे। उसके बाद से आते हैं अगले क्वेश्चन 6वां नंबर पर। जो 6वां नंबर दिया है क्या है? रीतिकाल को अलंकृत काल कल यानी रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? जो रीतिकाल है उसको अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिसप्रिंट हो गई है। जो अलंकृत है ना, अलंकृत अरे यार ये क्या हो गया, 2 मिनट रुकिए। जो ये अलंकृत काल है, जो अलंकृत कल लिखा गया है, तो इसको कल नहीं है, ये काल है। काल इसको पढ़िएगा, तो हमें प्रिंटिंग हो गया है टाइपिंग करने में। तो जो दिया है रीतिकाल को अलंकृत काल, यानी अलंकृत काल किस विद्वान ने, मतलब किस विद्वान ने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो इसका आंसर नंबर बी जो होगा मिश्र बंधु ने। इसका आंसर होगा मिश्र बंधु। तो इसको भी ट्रिक से याद करिए। जो जैसे रीतिकाल को अलंकृत काल, अलंकृत मतलब मिश्र बंधुओं को मिलकर ही अलंकृत काल किया जा सकता है। तो जो अलंकृत काल है, मिश्र बंधु जो थे वो उन्हीं के द्वारा जो विद्वान ने कहा है मिश्र काल को, रीतिकाल को अलंकृत काल। तो काल से याद कर लीजिएगा कि मिश्र बंधु जी जो थे, ऑप्शन नंबर बी है, उसका अलंकृत काल को मिश्र बंधु ने ही कहा था, रीतिकाल को अलंकृत काल। उसके बाद से अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर है, 7 नंबर, वो जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल कवि देव की नहीं है? फिर क्या ना, हाँ यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन पूछा है नहीं में पूछा है, पॉजिटिव पूछा है या निगेटिव पूछा है। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है या निगेटिव, आप इस दोनों में ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं यहीं पर, क्वेश्चन गलत करते हैं, नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और गलत टिक कर चले जाते हैं। तो मैं ये गलतियाँ ना करें, इसीलिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि पूरा माइंड अच्छा से फ्रेश कर अपने अच्छे जगह पर दिमाग रखकर पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है रीतिकाल कवि देव की नहीं है? जो रीतिकाल कवि देव जो थे उनकी नहीं है। इन जो चारों ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है, जो ऑप्शन नंबर ए है कवि प्रिय, आंसर नंबर ए कवि प्रिय जो है जो रीतिकाल कविदेव की नहीं है। कवि प्रिय रीतिकाल कविदेव की नहीं है। थोड़ा इसको मिट कर दे, इरेज कर दे। जो कवि प्रिय जी है वो रीतिकाल कविदेव की जो नहीं है क्या कृति। तो क से कृति जब पूछ देगा रीतिकालीन कवि, तो रीतिकालीन कवि जो कविदेव की नहीं है, तो पूछ दिया इसमें कि कविदेव की नहीं है, कविदेव की नहीं है। तो ट्रिक से याद दीजिए, यहाँ पर कवि दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन में भी जो है यहाँ पर कवि प्रिय दिखाई दे रहा है, तो कवि धन प्रिय, तो कवि प्रिय में मान लीजिए कवि तो मिल ही रहा है यहाँ पर, तो आप माइंड सेट लगाइए और ट्रिक से याद कीजिए। तो जैसे पूरे निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, तो ट्रिक से याद कीजिए। कवि देव दिया है, कवि देव जी की नहीं है, तो कौन सी नहीं है? इसमें ऑप्शन देखेंगे कवि जो दिखाई दे रहा है यही ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। तो इसको टिक मार दीजिएगा। तो ओके, मिलते फिर 8वां क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। उसके बाद से 8वां क्वेश्चन जो पूछा है, भारतेंदु युग यानी भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। थोड़ा यहाँ गलत हो गई, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो जाता है, यहाँ पर है लिख लीजिएगा, थोड़ा है नहीं है। जो भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन में जो क्या दिया है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। इसमें दिया है तो क्या दिया है? नहीं दिया है, तो नहीं पर ध्यान दीजिए कि जो दिया है नहीं सॉरी, जो भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, तो वही है जो है, मेरा मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी होगा, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। जो काव्य भाषा है ना, उसके रूप में खड़ी बोली का प्रयोग जो है भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति में नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर नंबर डी होगा। थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद से आंसर नंबर 9 में दिया है 1943। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है, कभी ना कभी पूछता है। ये पक्का है कि ये अंदाज रहता है कि मतलब अधिकांश जैसे 2024 के 7 सेट होते हैं, 7 सेट में लगभग हम लोग देखने से 2-3 सेटों में ये फंस गया है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो ये बताया गया है कि ये 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? आंसर नंबर ए है रामविलास शर्मा या सचिनानंद हीरानंद वात्सय अज्ञे या प्रभाकर माचवे या गिरिजा कुमार माथुर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको ध्यान देना है कि आप पढ़े हैं तो 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया है। तो आप माइंड लगाइए अच्छे से, उसके बाद से बताइए कि इसमें आंसर होगा कौन सा ही। तो इसमें आपका आंसर जो होगा, जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक था, उसका आंसर नंबर बी जो होगा, ये सचिदानंद हीरानंद असे अज्ञे होंगे तार सप्तक के। तो ये जो है सचिनानंद, इसको भी ट्रिक से याद कर लीजिए। यानी 1943 पूछ देगा, 1943 में यदि पूछ देगा कि तार सप्तक, जो तार सप्तक में आधा प है, इसमें भी देखिए आधा त है, इसमें भी आधा त दिखाई दे रहा है, तो इससे भी ट्रिक से याद कीजिए कि यहाँ पर आधा त जिसमें दिखाई देगा उसको सही मार देंगे। तो सचिदानंद हीरानंद वात्सय जी को अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर नंबर बी सही होगा 9वां का। उसके बाद से 10वां क्वेश्चन जो है
राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? जो राम जी थे, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 10वां में पूछा गया है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? आंसर नंबर ए दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला के नाम से भी जाना जाता है। इसको वैसे बी है जयशंकर प्रसाद, सी है राम नरेश त्रिपाठी, डी है महादेवी वर्मा। तो ये भी क्वेश्चन जो है 10वां नंबर भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी अधिकांश पूछता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा जो राम की शक्ति पूजा यानी सॉरी दोस्तों, जो राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? अब देखिए, आप घबराइए मत, किसी भी क्वेश्चन को कीजिए ट्रिक से याद कर लीजिए, किसी भी चीज़ को लॉजिक को याद कीजिए, लॉजिक से जो नहीं है लॉजिक को उसको याद कर लीजिएगा, 2-3 बार दोहराएंगे उसके बाद से हो जाएगा काम आपका। तो देखिए, ये मत समझिए कि मान लीजिए हमारा जो है मतलब चाहे मैं फेस रिवील नहीं दिखा रहा हूँ तो आप नहीं पढ़ेंगे। अरे यार देखिए, कहीं से भी पढ़िए लेकिन अच्छा कंटेंट पाइए, अच्छा ऐसा जगह पढ़िए कि समझ में आए। ये ना कि हम लोग 5 घंटा ही पढ़े और कुछ समझ में ना आए, तो 5 घंटे का पढ़ने का कुछ फायदा नहीं। और यदि हम 2 ही घंटा पढ़ें, यदि अच्छा से मान लीजिए 10 क्वेश्चन याद करना है और 2 घंटा पढ़े और 10 क्वेश्चन मान लीजिए याद कर लिए और वही 5 घंटे पढ़े और 10 क्वेश्चन भी याद नहीं कर पाए, तो पढ़ने का कुछ वैल्यू नहीं है कि आप 5 घंटे पढ़े। आप 24 घंटा पढ़ेंगे ना तो आप कुछ नहीं हो पाएगा। आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा, 2 भी घंटा पढ़ेंगे ना तो आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ना भी है। तो ये नहीं कि कापी किताब ले लिए, बैठ गए और झूठों के पढ़ रहे हैं। पढ़ने है तो पूरा माइंड सेट अच्छा से लगा कर पढ़िए, ताकि ऐसा चीज़ करिए कि याद हो जाए। ये नहीं कि बैठ ही गए 5 घंटा दिखाना, वही पढ़ाई नहीं करना चाहिए। नहीं तो लोग कहेंगे कि बहुत पढ़ता था। अरे यार कुछ नहीं, कम पढ़िए, अच्छा स्कोर दिखा दीजिए, उसके बाद से लोग कहेंगे कि हाँ वो पढ़ता था लेकिन अच्छा स्कोर भी ला दिया। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो इसका आंसर नंबर जो है 10वां का ए होगा, जो ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इसको तो हम ट्रिक से याद करा दे रहे हैं। इसका ट्रिक जो है ना, ट्रिक जो राम की शक्ति पूजा यानी पूजा शब्द आया है पूजा। अब मान लीजिए पूजा लोग क्या करते हैं, किनको करते हैं? सूर्यदेव को। अब जयशंकर प्रसाद को पूजा तो नहीं करेंगे लोग ना, राम त्रिपाठी को तो नहीं करते हैं, महादेवी वर्मा को पूजा करते नहीं है। तो इसका ट्रिक से याद कीजिए, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो इसका आंसर जो पहला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जो बताया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी में देखिए, इसमें सूर्यकांत में सूर्य भगवान का, जो सूर्यदेव का नाम आ रहा है, तो सूर्यदेव को लोग पूजा करते हैं ना, तो उसी से राम की शक्ति पूजा, तो राम जी की भी पूजा की जाती है और सूर्य भगवान को भी पूजा की जाती है। तो ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि राम की शक्ति पूजा आएगा तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाएगा। तो उसके बाद से 10 क्वेश्चन हो गए जो किताब का है, एमसीक्यू जो था ये किताब का था। और किताब में अब आते हैं 10 क्वेश्चन पर से 5 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हिंदी के ग्रामर में का, जो हिंदी का ग्रामर होता है ना, हिंदी के इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन, 10 एमसीक्यू में 5 ही लाए हैं, 5 अगली क्लास में दिया जाएगा। तो और 5 क्वेश्चन है, रुकिए देखिए, छोटा कंटेंट देखकर भागना नहीं चाहिए यार, वो भी तो इसमें भी तो कुछ होगा। देखिए इसमें क्या है, हमें इसमें कुछ आ रहा है या नहीं, इसमें देखेंगे यदि आपको समझ में भी आ जाएगा तो आप समझेंगे अरे यार मैं जो 5 घंटा 10 घंटा का जो क्लास कर रहा हूँ, ये जो हमारे 4-5 या 10 मिनट के ही लेक्चर में जो आज खत्म हो जा रहा है, 20 में 20 लाना है, तो 10 ही 5 मिनट के क्वेश्चन थी क्लास कर पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बताइए, आप 5 घंटा बैठेंगे और वही 10-15 मिनट या 2 घंटा कहीं पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। कोई कंटेंट खराब देता नहीं है, दे सब अच्छे देते हैं, लेकिन आपके माइंड सेट के ऊपर है कि आप करते क्या है, आप कर क्या रहे हैं। किसी भी चीज़ को आप कभी बैठे हैं तो कॉपी किताब लेकर बैठे, ये तो पक्की बात है। यदि बिना बुक के बैठेंगे तो यार कुछ नहीं, केवल लेक्चर देखने से कुछ होता नहीं है, ये तो रियल बात है यार, हम भी किए हैं, लेक्चर देखने में कुछ होता नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके बाद से जो 5 एमसीक्यू करा दे रहे हैं हिंदी ग्रामर का जो सेट, उसमें 5 ग्रामर देखिए, 10 जो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू आता है वो गद पद से, जो गद होते हैं और पद से 10 क्वेश्चन आता है और 10 क्वेश्चन ग्रामर से पूछता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं हम ग्रामर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर भी दे दिया है कि हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल, उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा रस है? मतलब जैसे हाथी जैसे उसका देह है, जो पूरा हाथी जैसे बड़ी होती है उसे जैसा देह है, और गेंडे जैसी खाल, जो गेंडा होता है ना उसकी खाल बड़ी मोटी होती है, और तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजा देखते हैं कैसा होता है, तो और खरबूजे सी गाल और खरबूजे जैसी गाल। तो इसमें ये बताइए इसमें क्या गया है? अब बताइए, हाथी जैसी जिसकी देह होगी और गेंडे जैसी जिसका खाल और तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे सी गाल, ये बताइए इसमें भी रस है? इसमें कोई बड़ाई की गई है? नहीं की गई है, तो इसमें भी रस नहीं होगा, तो इसको गलत कर देंगे। उसके बाद से आ जाएंगे करोड़, क्या इसमें रोने वाली बात है? क्या इसमें कोई शोक की बात है? बी रस उसे कहते हैं जो इसमें बड़ाई होती है, उत्साह होती है, और करोड़ रस में शोक की बात होती है, तो इसमें तो ना ही शोक है ना ही वीरता की बात की गई है। उसके बाद से श्रृंगार रस भी नहीं होगा, जिसमें उसके बाद से लास्ट ऑप्शन बच रहा है हास्य रस। तो देखिए, आप क्वेश्चन पढ़ते ही हंसी आ रही है, हाथी जैसी दे है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल, इसमें हंसी आ ही रही है। जैसे देखिए, कोई लोग नहीं कहते हैं कि हाथी जैसा देह ले लिया है और एक कुछ काम नहीं कर रहा है, हंसते हैं लोग उस पर। तो वही ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि हाँ हास्य रस होगा। या देखिए हास्य रस में क्या है, हाँ है, और उसमें हाथी में भी हाँ है, तो इससे भी ट्रिक से याद कर लीजिए कि हाँ हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। तो इसका आंसर नंबर डी जो है हास्य रस होगा। तो 11वां जो क्वेश्चन है उसका जो होगा आंसर नंबर डी होगा। क्या होगा? आंसर नंबर डी हास्य रस होगा। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप ट्रिक समझ ही रहे होंगे, तो थोड़ा अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा लाइक भी करते रहिए और सपोर्ट कीजिए यार, कुछ तो कीजिए। देखिए अच्छा कंटेंट पाएंगे अभी, थोड़ा धीरे धीरे सारी चीज़ डेवलपमेंट कर देंगे तो अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। उसके बाद आते हैं 12वां जो क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन जो दिया है
कि इसमें पूछा है अलंकार, जैसे पूछा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मतलब इसमें पूछा गया कि इसमें कौन सा अलंकार है, जो 12 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें क्या होगा, 12 नंबर क्वेश्चन का अलंकार होगा उपमा अलंकार। 12 का ए होगा उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। सॉरी दोस्त, थोड़ा आपसे लिखते हैं, थोड़ा गलत हो गया। तो 12 का ए होगा उपमा अलंकार। देखिए ये मत कीजिए, कभी कभी मतलब कभी कभी पढ़े होगा, जैसे देखिए पढ़े होंगे आपकी मनहु मानो जनहु जानो, मनहु मान, जैसे मान लीजिए अगर यदि रूपक अलंकार आ गया तो इससे आप याद किए होंगे ट्रिक से कि जिसमें ये योजक चिन्ह आएगा उसे रूपक अलंकार पढ़ेंगे। जैसे मान लो रूपक में रूल दिखाई दे रहा है ना, तो उसको इसको योजक चिन्ह योजक चिन्ह को रूपक अलंकार कहते हैं। यदि उत्प्रेक्षा अलंकार जो दिया है इसको कहते हैं मनहु मानो, मनहु मानो जनहु जानो। जैसे आता है तो मानो मानो जानू जानू, जैसे मानो आ गया तो आप समझते होंगे कि यहाँ पर जो मानो हवा के वेग से, यानी यहाँ मानो दिखाई दे रहा होगा, तो अधिकांश लोग मारेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार अलंकार पर, क्योंकि पढ़े होंगे उत्प्रेक्षा अलंकार मनु मानो नहीं। इसमें आप पढ़िए कि इसमें दिया क्या है, इसमें मतलब क्यों ये क्वेश्चन दिया है, तो क्यों दिया, ये फंसाया है किसी। देखिए इसमें देखिए माइंडसेट दिमाग जब तक सेट नहीं रहेगा ना तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप क्या कीजिए कि देखिए अच्छे से कोई भी चीज़ पढ़िए पढ़िए। उस काल हमारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा की वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इसका आंसर नंबर ए जो होगा उपमा अलंकार होगा। उपमा एक उपमेय होता है, उपमा एक उपमेय होता है, तो इसमें उपमा अलंकार आंसर नंबर ए सही होगा। उसके बाद से जो अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर आएगा, जिसमें दिया है कि जो सुमिरत सीधी होय गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि रस शुभ शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्ति में छंद पूछा है, इसमें छंद कौन सा होगा, इसमें छंद पूछा है कि इसमें कौन सा छंद होगा। जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद होगा। तो 13 नंबर का ए होगा जो छंद सोरठा होगा। इसका आंसर नंबर ए सोरठा होगा। इसका आंसर नंबर याद कर लीजिए। उसके बाद से आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर, जो पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द में, निम्न में से कौन सा किस शब्द में अनु, यानी 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखिए एक प्रत्यय होता है, देखिए 2 टॉपिक यही खत्म कर दे रहे हैं। एक प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है, उपसर्ग। तो जो जिसमें इसमें पूछा है उपसर्ग अनु उपसर्ग सॉरी, जिसे पूछा है अनु, जिसे दिया है पहला दिया है अनुकरण, दूसरा दिया है अनुशासन, तीसरा दिया है अनुतीर्ण, चौथा दिया है अनुवाद। यानी प्रत्यय होता है जो कि एक उपसर्ग होता है। तो इसमें पूछा है कि निम्न में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसमें दिया है एमसीक्यू में जो ग्रामर हिंदी ग्रामर है, इसमें आप इस दोनों को तैयारी कर लीजिएगा। इसका क्लास भी है, अगले जाकर देख लीजिएगा, सीडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस में इसका भी क्लास बना देंगे। तो प्रत्यय उपसर्ग का इससे एक क्वेश्चन पक्का मैं कह रहा हूँ कि आता है तो आता है, इसमें रियल बात है। हमेशा इस अधिकांश मतलब सेट ज़्यादा सेट लगाए तो देखिए कि अधिकांश सेटों में इससे जो है उपसर्ग और प्रत्यय पूछता है। तो इसमें आंसर नंबर जो है सी, आंसर नंबर सी अनुतीर्ण होगा। इसका जो इसमें अनु उपसर्ग है, देखिए आंसर नंबर जो सी है इसमें अनु उपसर्ग उपसर्ग होगा। इसमें उसके इसका आंसर होगा अनुतीर्ण। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लव यू दोस्तों, जाइए और हमारे चैनल सी डब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और कमेंट में दीजिए कि और क्या चीज़ को किस कैसा क्वेश्चन बनाए आपके। अभी तो अगला सेट भी लेकर आएंगे अगले दिन, नेक्स्ट दिन। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके लव यू दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। ओके मिलते हैं अगली क्लास में।